बेलारूस इस समय सोवियत संघ के बाद के इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लुकाशेंको शासन, जो वर्षों से रूस पर निर्भर रहा है, अब इस निर्भरता की भारी कीमत चुका रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा 2025 की गर्मियों में स्वीकृत 18वें प्रतिबंध पैकेज का लक्ष्य न केवल मास्को बल्कि मिन्स्क के ऊर्जा बैंकिंग और विदेशी व्यापार क्षेत्र भी हैं। क्या इस पतन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यूरोपीय संघ के 18वें प्रतिबंध पैकेज का लक्ष्य रूस की ऊर्जा धमनियां, वित्तीय चैनल और तस्करी बेड़े हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों से लेकर बैंकिंग नेटवर्क तक फैली यह आर्थिक नाकेबंदी मास्को की युद्ध मशीन को कमजोर करने के लिए अब तक उठाया गया सबसे कठोर कदम है। बेलारूस भी इसका खामियाजा भुगत रहा है। प्रतिबंधों का सबसे कठोर प्रभाव बेलारूस का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से अलग थलग पड़ना रहा है। साथ ही रूस को तकनीकी उत्पादों और महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लगे हैं। पहले से ही कमजोर मिन्स्क व्यवस्था को त्वरित पहुंच पर प्रतिबंधों प्रमुख सरकारी बैंकों को लक्षित करने वाले परिसंपत्ति जब्त करने के फैसलों और निर्यात राजस्व को सीधे प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों के कारण नकदी प्रवाह में गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ा है। बेलारूस का सार्वजनिक बजट लंबे समय से रूसी ऋणों, कम ब्याज दर वाले ऊर्जा समझौतों और रूस को बिक्री से होने वाले राजस्व प्रवाह पर निर्भर रहा है, जो इसके निर्यात बाजारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से मास्को पर निर्भरता अब कोई लाभ नहीं रही और आर्थिक आत्महत्या जैसी लगने लगी है। यूरोपीय संघ और G7 देशों द्वारा लगाए गए समन्वित प्रतिबंधों ने बेलारूसी उत्पादों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच लगभग समाप्त कर दी है, जबकि आयात लागत कई गुना बढ़ गई है। चूंकि मिन्स्क के औद्योगिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा आयातित मशीनरी और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भर है, इसलिए इस वृद्धि का कीमतों पर सीधा असर पड़ा है। परिणाम स्वरूप बेलारूसी नागरिक पिछले 20 वर्षों में देश में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर का सामना कर रहे हैं। इस संकट का असर बेलारूसी लोगों के दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। आधिकारिक सांख्यिकी एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतों में 30 से 70% तक की वृद्धि हुई है। बेलारूसी स्थानीय मीडिया स्रोतों द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जिन उत्पादों की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उनमें मांस, दूध, ब्रेड और सब्जियां शामिल हैं। रूस द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले तेल और गैस की सब्सिडी वाली कीमतें समाप्त होने के कारण ऊर्जा की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है। आवास, हीटिंग, बिजली और परिवहन लागत में वृद्धि ने पहले से ही सीमित आबादी की आय को और कम कर दिया है। पिछले 2 वर्षों में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में औसत वेतन में 25% से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे आयातित वस्तुएं जनता के लिए अप्राप्य हो गई हैं। उदाहरण के लिए, स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण कारों की कीमतें कुछ ही महीनों में दोगुनी हो गई हैं और मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में 80% तक की वृद्धि देखी गई है। क्रय शक्ति में यह नाटकीय गिरावट बेलारूस वासियों के दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। बेलारूसी नागरिक अब बाजारों में खरीदारी करते हुए सबसे सस्ता सामान ढूंढने के लिए घंटों कीमतों की तुलना करते हैं। यह स्थिति पूरे देश में सरकार के प्रति गुस्से और असंतोष को बढ़ा रही है। लुकाशेंको शासन ने जन असंतोष को नियंत्रित करने के लिए दमन के अपने सामान्य तरीकों का सहारा लिया है। हालांकि बेलारूस की आर्थिक वास्तविकताओं को अब दुष्प्रचार से नहीं छिपाया जा सकता। बैंकिंग क्षेत्र में संकट ने न केवल नागरिकों की दैनिक गतिविधियों को बल्कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को भी पंगु बना दिया है। 18वें प्रतिबंध पैकेज के बाद बेलारूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों तक पहुंचने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बैंकों ने विदेशी मुद्रा निकासी पर सीमाएं लगा दी और विदेशी व्यापार में लगी कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण कई हफ्तों तक चलने वाली अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन थे। इस स्थिति ने आयातकों और निर्यातकों की लागत बढ़ा दी और कुछ व्यवसायों को अपना परिचालन पूरी तरह से बंद करने पर मजबूर कर दिया। मिन्स्क शासन ने इस स्थिति को पश्चिम द्वारा छेड़ा गया एक संकर युद्ध बताया है, जो जिम्मेदारी बाहरी शक्तियों पर डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बेलारूसियों का एक बड़ा हिस्सा इस बात से वाकिफ है कि आर्थिक संकट का मुख्य कारण यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को देश का समर्थन है। इसके अलावा यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है। विदेश नीति में मास्को के साथ बेलारूस की गहरी भागीदारी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। इस अलगाव ने नए व्यापार और निवेश के रास्ते खोजना असंभव बना दिया है।
बेलारूसी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति भी संकट को कम करने में नाकाफी रही है। भंडार में कमी के साथ रूबल पर दबाव बढ़ गया है। पिछले 6 महीनों में बेलारूसी रूबल ने डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य में लगभग 18% की गिरावट दर्ज की है। इस मूल्य ह्रास ने आयातित वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि की है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन इस कदम ने ऋण की लागत बढ़ाकर निवेश और उपभोग को दबा दिया। बैंकिंग प्रणाली के कमजोर होने से जनता में अपनी जमा राशि विदेशी मुद्रा या नकदी में रखने की प्रवृत्ति बढ़ गई। इससे बैंकों में नकदी संकट गहरा गया। बेशक देश में दिवालियापन के मामले भी सामने आ रहे हैं। बेलारूस में दिवालियापन की बढ़ती घटनाओं ने निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। बढ़ती बेरोजगारी ने जनता के असंतोष को और बढ़ा दिया है। खासकर युवा बेलारूस में कोई भविष्य न देख पाने के कारण पड़ोसी देशों में पलायन करना चाह रहे हैं। पिछले 2 सालों में पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बेलारूसियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईटी क्षेत्र के कर्मचारी विशेष रूप से पोलैंड और बाल्टिक देशों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे बेलारूस की भविष्य की संभावनाएं कमजोर हो रही हैं। बेलारूस पर यूरोपीय संघ के 18वें प्रतिबंध पैकेज का प्रभाव केवल व्यापार और बैंकिंग तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऊर्जा क्षेत्र में भी इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। इन प्रभावों पर गहराई से विचार करने पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि बेलारूस की रिफाइनिंग क्षमता काफी हद तक रूस से आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति पर निर्भर है। हालांकि प्रतिबंधों ने इस कच्चे तेल को पुनर्प्रसंस्कृत करके पश्चिमी बाजारों में बेचने से रोक दिया है, जिससे रिफाइनरियों को अपनी क्षमता का उपयोग कम करना पड़ा है। इससे निर्यात राजस्व और राज्य के बजट में हस्तांतरित कर एवं सीमा शुल्क राजस्व दोनों में कमी आई है। बेलारूस में सरकारी राजस्व में गिरावट का सीधा असर सामाजिक खर्च पर पड़ा है। हाल के महीनों में पेंशन और सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन या तो देर से दिए गए हैं या मुद्रास्फीति के कारण मामूली वृद्धि कम हो गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में बजट में कटौती शुरू हो गई है। जहां अस्पतालों में दवाओं और आपूर्ति की कमी है, वहीं स्कूलों में बुनियादी ढांचे में निवेश रुका हुआ है। इस स्थिति ने मिन्स्क सरकार के प्रति जनता के विरोध को और तीखा कर दिया है। लुकाशेंको शासन के लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि आर्थिक संकट पर अब न केवल विपक्षी समूह बल्कि शासन के वफादार समर्थक भी चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रहने वाले लोग, जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं या उद्यमों में काम करते हैं, बढ़ती महंगाई और अपने वेतन में कमी की खुलकर शिकायत करने लगे हैं। इन समूहों की प्रतिक्रिया, जो पहले शासन के प्रति वफादार रहे थे, बेलारूस में राजनीतिक संतुलन के लिए बेहद अहम है। हालांकि शासन ने इन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए मीडिया सेंसरशिप को कड़ा कर दिया है, लेकिन आर्थिक संकट के बारे में सूचनाओं के प्रवाह को सोशल मीडिया और स्वतंत्र समाचार नेटवर्क के जरिए रोका नहीं जा सकता। आधिकारिक बयानों के विपरीत लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह संकट बाहरी ताकतों का नहीं बल्कि लुकाशेंको की गलत नीतियों का नतीजा है। पुतिन के साथ लुकाशेंको के घनिष्ठ संबंधों ने विदेश नीति में भी उनकी पकड़ कमजोर कर दी है। बेलारूसी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए मास्को से मिलने वाले ऋण और सस्ती ऊर्जा सहायता बेहद जरूरी थी। हालांकि रूस में आर्थिक मंदी के संकेतों ने इस सहायता की मात्रा को कम कर दिया है। रूसी अर्थव्यवस्था में बढ़ते बजट घाटे के कारण मास्को ने मिन्स्क को दिए जाने वाले ऋणों को सीमित कर दिया है। इससे बेलारूस को अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए घरेलू स्तर पर और अधिक उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घरेलू उधारी के कारण ब्याज दरें बढ़ी हैं और निवेश का माहौल और बिगड़ा है। रूस पर बेलारूस की निर्भरता ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के उसके अवसरों को भी खत्म कर दिया है। यूरोपीय संघ और अमेरिका यूक्रेन युद्ध में बेलारूसी सरकार की भूमिका के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और प्रतिबंधों को हटाने के लिए गंभीर नीतिगत बदलाव की मांग करते रहे हैं। हालांकि लुकाशेंको के ऐसा कदम उठाने की संभावना कम ही है, क्योंकि मास्को से अलग होने से उनके शासन की नींव कमजोर हो जाएगी। बेलारूस की वर्तमान स्थिति इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे आर्थिक निर्भरता और गलत विदेश नीति के कारण कोई देश तेजी से पतन की ओर बढ़ सकता है। अनियंत्रित मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली के पतन का जोखिम, बढ़ता बजट घाटा और लोगों की क्रय शक्ति का ह्रास लुकाशेंको शासन को अंदर से खा रहे हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और आर्थिक संकट गहराने के साथ यह गुस्सा और भी ज्यादा जाहिर होता जा रहा है। मिन्स्क को इस संकट से उबरने के लिए या तो मास्को से एक बड़ा समर्थन पैकेज चाहिए या फिर पश्चिम के साथ अपने संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन। हालांकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों ही विकल्प संभव नहीं हैं।
इसीलिए बेलारूस आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से एक नाजुक मोड़ पर है। अगर मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो लुकाशेंको का राजनीतिक भविष्य उनके देश की अर्थव्यवस्था की तरह जल्द ही खत्म हो सकता है। दूसरी ओर बेलारूस में आर्थिक संकट का दूसरा आयाम बैंकिंग क्षेत्र की कमजोर संरचना और इस क्षेत्र में प्रतिबंधों के 18वें पैकेज के कारण उत्पन्न श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा पेश किए गए नए पैकेज का लक्ष्य न केवल रूस पर ऊर्जा और बैंकिंग प्रतिबंध लगाना है, बल्कि बेलारूस की वित्तीय प्रणाली में एकीकृत सभी माध्यमों पर भी प्रतिबंध लगाना है। इस पैकेज के तहत बेलारूस के प्रमुख सरकारी बैंकों और उनके अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता संबंधों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उनकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और नए उधार के अवसर बंद कर दिए गए हैं। इससे बेलारूसी बैंकों की स्विफ्ट के माध्यम से बाहरी हस्तांतरण करने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो गई है और कुछ बैंक पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बैंकिंग प्रणाली के बाहरी दुनिया के लिए बंद होने से आयातक कंपनियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान और विदेश में काम करने वाले नागरिकों द्वारा धन हस्तांतरण में गंभीर देरी हो रही है। पहले जिन भुगतानों में कुछ दिन लगते थे, अब उनमें हफ्तों लग जाते हैं। इससे व्यवसायों का इन्वेंट्री प्रबंधन ठप्प हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी में विदेशी मुद्रा की जनता की मांग बढ़ गई है। हालांकि बैंकों ने तरलता बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा निकासी पर दैनिक और साप्ताहिक सीमाएं लगा दी हैं, लेकिन इस उपाय ने व्यवस्था में जनता का विश्वास और कम कर दिया है। बैंकिंग क्षेत्र में इस अड़चन के कारण बेलारूस के घरेलू बाजार में ऋण लागत तेजी से बढ़ी है। मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने बार बार अपनी नीतिगत दरें बढ़ाईं, लेकिन इससे पहले से ही सुस्त निवेश माहौल और बिगड़ गया। छोटे और मध्यम आकार के उद्यम उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों के कारण निवेश करने में असमर्थ थे और मौजूदा ऋणों को आगे बढ़ाने में संघर्ष कर रहे थे। कई कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया या अपना परिचालन बंद कर दिया। रोजगार में कमी आने लगी, खासकर खुदरा निर्माण और आयात आधारित विनिर्माण क्षेत्रों में। इन घटनाक्रमों ने बेरोजगारी को आधिकारिक आंकड़ों से ऊपर पहुंचा दिया। हालांकि आधिकारिक बेरोजगारी दर अभी भी एकल अंकों में है। वास्तविक अल्प रोजगार, अंशकालिक रोजगार और अनौपचारिक रोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रतिबंधों का सीधा निशाना बेलारूस का निर्यात राजस्व था। बेलारूसी अर्थव्यवस्था के लिए आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक पोटाश उर्वरकों और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात था। हालांकि प्रतिबंधों के बाद पश्चिमी बाजारों में इन उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री पर रोक लगा दी गई और तीसरे देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। विशेष रूप से बेलारूसी उत्पादों के लिए बाल्टिक बंदरगाहों के बंद होने से रसद श्रृंखलाएं बाधित हुईं। हालांकि मिन्स्क प्रशासन ने रूस के रास्ते एशियाई बाजारों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रूसी बंदरगाहों पर भीड़-भाड़ के कारण माल ढुलाई की लागत बढ़ गई। इसके अलावा एशियाई देशों से मांग यूरोपीय बाजारों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस स्थिति के कारण निर्यात राजस्व में भारी गिरावट आई और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हुआ। केंद्रीय बैंक ने भंडार में गिरावट को कम करने के लिए आयात प्रतिबंध लगाए, लेकिन इससे घरेलू बाजार में उत्पादों की कमी भी हो गई। इन कमियों के कारण मुद्रास्फीति और बढ़ गई है। प्रतिबंधों और मुद्रा के अवमूल्यन के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी थीं। हालांकि जैसे जैसे आयात प्रतिबंधों ने दुकानों पर उत्पादों की विविधता कम की, कीमतें और भी बढ़ गईं। क्षेत्रीय अवलोकनों से पता चलता है कि लोगों को बुनियादी सामान ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। कीमतें साप्ताहिक रूप से बदल रही हैं और कई नागरिकों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पेंशन भोगी विशेष रूप से अपनी कम पेंशन को भोजन, दवा और ऊर्जा के बिलों के बीच संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बढ़ती लागतों के सामने सरकार द्वारा लागू की गई सब्सिडी अप्रभावी हैं। बिजली और हीटिंग जैसी सार्वजनिक सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी सर्दियों के महीनों में सामाजिक अशांति को और बढ़ा रही है। इस आर्थिक दबाव के चलते बेलारूसी जनता सरकार से लगातार दूर होती जा रही है। लुकाशेंको के सत्तावादी शासन ने आर्थिक स्थिरता और कम बेरोजगारी दरों के जरिए कई वर्षों तक उनकी वैधता को मजबूत किया था। हालांकि मौजूदा संकट में ये दोनों आधार ध्वस्त हो गए हैं। बढ़ती बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति और क्रय शक्ति में भारी गिरावट सरकार में विश्वास को कम कर रही है। हाल के महीनों में किए गए स्वतंत्र सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकार की आर्थिक नीतियों पर भरोसा नहीं करता और मानता है कि संकट से उबरने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए हैं। पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कोई भी पहल करने में सरकार की विफलता इस निराशा की भावना को और मजबूत कर रही है।
पुतिन के साथ घनिष्ठ गठबंधन बेलारूस के लिए आर्थिक बोझ बन गया है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध स्वतः ही बेलारूस पर भी लागू हो जाते हैं। इसके अलावा मॉस्को अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण मिन्स्क को पहले जितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ है। क्रेमलिन, जिसने पहले बेलारूस को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए कम ब्याज दर पर आरण और सस्ती ऊर्जा समझौते प्रदान किए थे, अब इन अवसरों को सीमित कर दिया है। इससे बेलारूस का बजट घाटा बढ़ रहा है और घरेलू बाजार से उधार लेने की जरूरत बढ़ रही है। हालांकि घरेलू उधार पर ब्याज दरों में वृद्धि आर्थिक मंदी को और तेज कर रही है। दूसरे शब्दों में बेलारूस एक दुष्चक्र में फंस गया है। बेलारूस अपने बजट घाटे को पाटने के लिए भारी मात्रा में उधार ले रहा है, जिससे उधारी दरें बढ़ रही हैं। ऊंची ब्याज दरें निवेश और खपत को कम कर रही हैं। आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से बजट राजस्व में कमी आती है और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है। प्रतिबंधों के पैकेज से खासकर बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्रों को जो झटका लगा है, वह लुकाशेंको शासन पर राजनीतिक दबाव भी डाल रहा है। आर्थिक संकट विपक्ष की बयानबाजी को मजबूत कर रहा है और शासन के वफादार समर्थकों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यह स्थिति बेलारूस की सत्तावादी सरकार को मध्यम अवधि में कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि आर्थिक समस्याओं का समाधान ऐसी कठोर नीतियों से नहीं हो सकता। इसके विपरीत बढ़ते दमन से पूंजी पलायन और प्रतिभा पलायन में तेजी आएगी। दरअसल पिछले 1 साल में बेलारूस छोड़कर दूसरे देशों में जाने वाले शिक्षित युवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये सभी घटनाक्रम इस बात का संकेत देते हैं कि बेलारूस आर्थिक पतन के कगार पर है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का 18वां पैकेज पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर रहा है, जबकि सरकार की मॉस्को पर निर्भरता संकट को और गहरा कर रही है। लोगों की क्रय शक्ति तेजी से घट रही है, कीमतें बेकाबू होकर बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के कारण बैंकिंग प्रणाली पंगु हो गई है। लुकाशेंको शासन में पश्चिम के साथ संबंधों को सुधारने का साहस और मॉस्को के सहयोग से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की क्षमता दोनों का अभाव है। यह परिदृश्य बताता है कि बेलारूस आने वाले महीनों में और कड़े आर्थिक कदम उठाने के लिए मजबूर होगा, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ेगी। अगर मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो देश तेजी से आर्थिक और राजनीतिक पतन की ओर बढ़ेगा और बेलारूस की वित्तीय व्यवस्था की तरह लुकाशेंको की सरकार भी पतन के गंभीर खतरे का सामना करेगी। देखने के लिए धन्यवाद।